तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि इस से पहले हमने जो क्लास लिया था तो उस क्लास में हमने बायोकेमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये हमारे साथ क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन के हवाले से हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से मिलकर क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी क्लासिफिकेशन पर हमने बात की थी कि हमारे साथ इसके मेजर जो 4 क्लासेस है, जिसमें एक आपके पास मोनोसेक्राइड आते हैं, एक आपके पास जो है डाइसेक्राइड आते हैं, एक ओलिगोसेक्राइड आते हैं। ठीक है, एक आपके पास पॉलीसेक्राइड आते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स के हवाले से हमने पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी, जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स के हवाले से हर एक कंडीशन, हर एक एस्पेक्ट को जो है काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने कायरलिटी के हवाले से बात की थी कि कायरल कार्बन ये हमारे साथ वो कार्बन होते हैं जिसके साथ जो है 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम ने क्या की होती है, बॉन्डिंग की होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कायरलिटी कहते हैं। इसके बाद फिर हमने फिशर प्रोजेक्शन के हवाले से बात की थी। फिशर प्रोजेक्शन के बारे में हमने ये बात की थी कि फिशर प्रोजेक्शन या फिशर मॉडल जो है ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें फिशर ने जो है जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको 2 डायमेंशनल फॉर्म में जो है वो दिखाया था लोगों को कि हमारे साथ जितने भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो ये 2 डायमेंशन में कैसे होने चाहिए। ठीक है, किस तरह से हम इसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अब आ जाते हैं आगे हॉवर्ड प्रोजेक्शन की तरफ। हॉवर्ड प्रोजेक्शन क्या है? हॉवर्ड प्रोजेक्शन ये हॉवर्ड मॉडल है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें अ हॉवर्ड प्रोजेक्शन इज अ कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साइक्लिक structure the cyclic structure of monosaccharide with with a simple 3 dimensional perspective। अच्छा जी, होवर्ड प्रोजेक्शन जो है या होवर्ड मॉडल, इसमें होवर्ड मॉडल में जो है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे साथ मोनोसेक्राइड के। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से जो है उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ी थी फिशर प्रोजेक्शन, तो उसमें 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको 2 डायमेंशनल फॉर्म में जो है दिखाया गया था। लेकिन होवर्ड प्रोजेक्शन में जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड को जो है सिंपल 3 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में जो है उसको दिखाया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि होवर्ड प्रोजेक्शन में, होवर्ड मॉडल में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है मोनोसेक्राइड की, तो उसको जो है 3D फॉर्म में जो है दिखाया गया है कि किस तरह से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड को 3D डायरेक्शनल में जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो फिशर प्रोजेक्शन है उसके हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि फिशर मॉडल में जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, तो उसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि कैसे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल में जो है दिखाया गया है। ठीक है, जबकि होवर्ड प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जो है 3 डायमेंशन में दिखाया गया है। बस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी इसमें डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, यस सर। सर एग्जाम में ये ऐसे फार्मूला तो नहीं बना हुआ आएगा सामने कि ये नहीं कौन नहीं सा नहीं, प्रोजेक्शन फार्मूला और ये कुछ नहीं बने, कुछ इस तरह से नहीं आएगा। सिर्फ आप लोगों से ये पूछेंगे कि होवर्ड प्रोजेक्शन में क्या बात हुई थी। ठीक है, या होवर्ड प्रोजेक्शन में क्या है, तो होवर्ड प्रोजेक्शन में जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर में जो है वो बताया गया था। ठीक है, कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशन में दिखा सकते हैं, या जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो है 2D
या टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखाया गया था, या टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हवाले से उन्होंने क्या की थी, एक्सप्लेनेशन की थी। बस ये बातें जो है एमसीक्यूज में आएंगी। ओके सर। अब आ जाते हैं हमारे साथ जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी दूसरी क्लास की तरफ आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कल क्लास में एक बात भूल चुका था, और वो बात ये है कि हमारे साथ जो मोनोसेक्राइड है तो ये टेस्ट में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो डाइसेक्राइड है ये टेस्ट में मोनोसेक्राइड से थोड़े कम स्वीट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ओलिगोसेक्राइड है तो ये डाइसेक्राइड से भी थोड़े कम स्वीट होते हैं, और जो पॉलीसेक्राइड है तो ये टेस्ट लेस होता है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की स्वीटनेस नहीं होती, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है, इसके भी चांसेस है, सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं डाइसेक्राइड की तरफ। डाइसेक्राइड यहाँ पर अगर आप इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड से ही आपको अंदाजा हो जाएगा डाइसेक्राइड किसे कहते हैं। डाई मीन टू, एंड सेक्राइड जो है ये सिक्रम से निकला गया एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, शुगर। सो डाइसेक्राइड ये हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के मिलाप से मिलकर क्या होते हैं, बनते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, जो कि दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बनते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइसेक्राइड कहते हैं। यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन ऑलरेडी आपको दी गई है, जिसमें कहते हैं डाइसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट कंपोज ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स लिंक टुगेदर थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कॉल्ड डाइसेक्राइड, ठीक है। डाइसेक्राइड्स ये हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एग्जांपल में देखें, ये आपके पास सक्रोज है ना, सक्रोज ये क्या है, डाइसेक्राइड है। किससे बना है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलाप से मिलकर हमारे साथ क्या बना है, सक्रोज बना है। इसी तरह से लेक्टोज ये आपके पास डाइसेक्राइड है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलाप से मिलकर बना है। मल्टोज जो है ये आपके पास डाइसेक्राइड है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलाप से मिलकर बना है। और एमसीक्यूज में ये एग्जाम्पल जो है हर हाल में जो है आएंगे, तो इसलिए आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, सही है। जी सर। अच्छा यस जी, सर। जी जी, सर अगर एमसीक्यूज आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितने टाइप्स हैं सर, हम 4 मेंशन करेंगे। हाँ जी, आप लोग 4 मेंशन करेंगे, बिल्कुल 4 मेंशन करेंगे, सही है। क्यों आपका दिल नहीं कर रहा 4 मेंशन करने को? नहीं, वो मोस्टली देखे ना नोट्स में 3 ही लिखी हुई है, मतलब मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो सर ने जो बताई है वो 4 ही बताई, और लिखो उन्होंने सिंपल अलग से बताई हुई है ऐसे ना। हाँ जी, बिल्कुल वो आगे स्लाइड में आने वाला है, ठीक है। तो वो जब देखेंगे ये ओलिगोसेक्राइड जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, तो इस वजह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप बुक्स में देखें तो बुक्स में ये हर जगह पर आपको नज़र आएगा, हो सकता है उन्होंने मिस किया हो, तो इस वजह से आप लोगों ने ये याद रखना है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट के 4 मेजर क्लासेस है, एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, तो ये किस बॉन्ड के जरिए ज्वाइन होते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए ये ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये भी आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स in which monosaccharides unit in which two monosaccharides units are joined together through a glycosidic bond। तो आपने फिर कहना है कि डाइसेक्राइड है हमारे साथ, या ऐसे भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट is in which two monosaccharide is joined through a glycosidic bond। तो तब भी आप लोगों ने क्या करना है, डाइसेक्राइड बोलना है। या ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्लास इज इन विच टू मोलिक्यूल्स या टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर लिंक टुगेदर थ्रू अ डैश बॉन्ड, ठीक है। या
Disaccharide are carbohydrate composed of two monosaccharide unit linked together through a dash. तो डैश की जगह क्या आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही मिनट पर एक ही टॉपिक से 4 एमसीक्यूज आपको बनाकर दिए हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज इसी तरह से वो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट से डाइसेक्राइड्स बनते हैं, तो ये एक रिएक्शन के थ्रू बनते हैं और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि डाइसेक्राइड्स are formed by the combination of two monosaccharide unit through a dash reaction। आपको कहेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, आपको कहेंगे कंबस्शन रिएक्शन, आपको कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप लोगों ने कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या करना है, इसको टिक करना है, सही है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। सर कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा होता है, प्लीज जरा आगे आने वाला है। कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें दो मोनोसेक्राइड जो है ये एक दूसरे के साथ इसकी क्या होती है, कम्बिनेशन होती है विद द रिमूवर ऑफ वाटर। इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ये वो रिएक्शन होता है जिसमें डाइसेक्राइड मतलब जो दो मोनोसेक्राइड के मिलाप से बना होता है, तो उस डाइसेक्राइड की ब्रेकडाउन होती है विद द एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस में डाइसेक्राइड की ब्रेकडाउन होकर वापस दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स में कन्वर्ट होती है और इसके साथ साथ वाटर की एडिशन होती है। जबकि कंडेंसेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर होती है और इसके साथ साथ दो मोनोसेक्राइड जो है ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करती है, डाइसेक्राइड्स को बनाती है, सही है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, डाइसेक्राइड्स आर फॉर्म Disaccharides are formed through a condensation reaction where water is eliminated as the two monosaccharides combine। वही बात है अभी जो मैंने आपको बताई थी कि डाइसेक्राइड जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए क्या होते हैं, बनते हैं। जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर जो है इसकी एलिमिनेशन होती है, ये रिमूव होती है जब दो मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। इसी तरह से हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस ये हमारे साथ दूसरा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड थ्रू हाइड्रोलिसिस, अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ये वो रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जब डाइसेक्राइड्स के साथ हम वाटर ऐड करते हैं तो ये डाइसेक्राइड इसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, ये डिज़ोल्व होती है। जब ये डिज़ोल्व होती है तो ये वापस अपने जो यूनिट्स होते हैं, जो दो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उसमें वापस आ जाते हैं, उस फॉर्म में वापस आ जाते हैं और इसी तरह से डाइसेक्राइड जो है वापस अपनी जो ओरिजिनल कंपोजिशन होती है मोनोसेक्राइड यूनिट में ये वापस आ जाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम वाटर के ऐड करने की वजह से जो डाइसेक्राइड होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होकर वापस मोनोसेक्राइड यूनिट्स में आते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो मीन वाटर, लेसिस मीन ब्रेकडाउन। सो वाटर के जरिए हम डाइसेक्राइड की क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, सही है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है सक्रोज। सक्रोज क्या है, ये आपके पास एक डाइसेक्राइड है कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर ये क्या होता है, बनता है। कॉमनली इसको हम टेबल शुगर कहते हैं, नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स में पाया जाता है जैसे कि शुगर केन हो गया, जो जिसे हम क्या कहते हैं, गन्ना कहते हैं, शुगर केन में ये पाया जाता है। इसी तरह से हमारे साथ जो शुगर बीट्स है उसमें जो है ये पाया जाता है। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास डाइसेक्राइड की एक एग्जाम्पल है। इसकी समझ आ गई आपको? यस सर। जी सर। शुगर बीट्स क्या होती है? शुगर बीट्स इसका तो मुझे भी पता नहीं है भाई, मैंने तो आंखों सर शुगर बीट्स जो होती है ना वो होती है, बीट रूट होती है एक्चुअली, और ये चुकंदर को कहते हैं, चुकंदर की भी चीनी बनती है। अच्छा जी, तो ये वही चीज होगी।
ये इसमें कुछ नेम ऐसे आएंगे जो कि मैंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में जो है उसको आंखों से नहीं देखा है, सिर्फ नाम ही मैंने सुने हैं, ठीक है। तो तो उसको जो है पीनट फिर तो आप बहुत लोगों खाया ने है, जो है फिर वो गूगल तो पर बड़ा सर्च अजीब सा करना है। होता है, उसका तो टेस्ट ही नहीं होता। पीनी कैसी बन जाती है उसमें? अंदर से रेड कलर की होती है, बहुत मीठी होती है वो खाने में। अच्छा, देखिए कुछ सर चीज़ें हमने ऐसी है नाम सुना है जिस पर लिखा हाँ। गया होता है कि ये शुगर फ्री है, लेकिन उसमें भी शुगर पाया जाता है, ठीक है। तो शुगर होता है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में हो, ठीक है, जिसको आम तौर पर हम उसको इतना टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये बात भी हो सकती है। ये सर लेस स्वीटेंड होता है वो। जी जी बिल्कुल। सो इसकी सर समझ वो आ गई आप शलजम के स्टूडेंट्स जैसा को? होता है, शलजम के जैसा होता है वो, गोल, और वो शलजम की तरह ही दिखता है। सही 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 डार्क पर्पल कलर का होता है। सही 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 सही। ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं लेक्टोज की तरफ। लेक्टोज क्या है, ये भी आपके पास डाइसेक्राइड है, याद रखनी है आप लोगों ने ये बात, ठीक है। लेक्टोज किससे बनता है? लेक्टोज आपके पास ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलाप से बनता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? डाइसेक्राइड बनाते हैं, जिसको हम लेक्टोज कहते हैं। लेक्टोज किस में कहाँ पर होता है? लेक्टोज आपको मिल्क में मिलेगा, और इसी तरह से मिल्क से बनी हुई जितने भी प्रोडक्ट्स है जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आपके पास जो तीसरा डाइसेक्राइड है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टोज। मल्टोज जो है ये भी दो मॉलिक्यूल के मिलाप से, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलाप से बनते हैं, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कंबाइन टुगेदर फॉर्म मल्टोज, ठीक है। मल्टोज आपको मल्टेड फूड्स में मिलेगा, ठीक है, एंड इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। और ये जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टोज, ठीक है। तो ये बातें जो है सिंपल बातें हैं, इसमें कोई ऐसी कंसेप्ट वाली बात नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज है, आप लोगों को आसानी से याद होना चाहिए, सही है। सर मल्टेड फूड कौन सी है? मल्टीड फूड मतलब आपके पास क्या कहते हैं, जितने भी आपके पास फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया मेरे ख्याल से, इसी तरह से दूसरे आप इसको आप लोग सर्च करें, ये मल्टीड फूड्स जो है ये मैंने देखे नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके बारे में मुझे पता है, तो काइंडली इसको जो है आप लोग फिर सर्च कर ले, या मैं करके फिर आपको बता दूंगा, सही है। नहीं सर, हम करके बता देंगे आपको। ओके जी, थैंक यू। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट्स के मिलाप से मिलकर बनता है। लेक्टोज जो है ये ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज के मिलाप से बनता है, ठीक है। और जो आपके पास सक्रोज होता है तो वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलाप से मिलकर बनता है, ठीक है। सर ये मल्टेड फूड नहीं है? हम्म दा गनम और जुवार दा टोल बकी राजी कर देता वही मल्टेड फूड। अच्छा जी, ये गंदम हो गई, जो की रोटी हो गई, ये सारी मल्टीड फूड्स में आते हैं, ठीक है। जी जी सर। जी सर, दालें भी, सीरियल्स लिखा हुआ है साथ में। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने अभी स्टार्ट में ही आपको बताया कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसे फूड्स भी आते हैं और उसके नाम जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसको अभी बाय नेम जो है मैंने उसको अभी तक नहीं देखे हैं, और ना ही आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे। तो बस आप लोगों ने जस्ट उन नामों को याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, सही है। स्वीटनेस, अब अगर हम स्वीटनेस की बात करें तो स्वीटनेस के हवाले से अभी स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि डाइसेक्राइड्स आर ऑफन स्वीट टू टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंपल शुगर इन दियर स्ट्रक्चर। मोनोसेक्राइड्स के हवाले से तो आप लोगों को जो है किसी किस्म का शक इसमें नहीं होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, ये एज अ स्वीटनर के तौर पर, स्वीटनर एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डाइसेक्राइड होते हैं, तो डाइसेक्राइड्स में हमारे साथ कुछ डाइसेक्राइड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो टेस्ट होती है वो क्या होती है? स्वीट होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें हमारे साथ सिंपल शुगर पाए जाते हैं, ग्लूकोज जो है इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट
स्वीट होता है, लेकिन मोनोसेक्राइड से ये ज़्यादा स्वीट नहीं होता, मोनोसेक्राइड से ये कम स्वीट होता है, ठीक है। इसी तरह से जितने जितने इसमें मोनोसेक्राइड्स के यूनिट बढ़ते चले जाते हैं, उतना ही इसकी जो स्वीटनेस है वो कम होती चली जाती है। सो ओलिगोसेक्राइड जो है ये फिर डाइसेक्राइड से कम स्वीट होंगे, और जो पॉलीसेक्राइड है ये स्वीटलेस होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, उसमें किसी किस्म का टेस्ट नहीं होता। सही है। These compounds serve as a source of energy when broken down during digestion, releasing the monosaccharides unit that can be further utilized by cells for various metabolic processes. अब हमारे साथ ये डाइसेक्राइड्स जब इसको हम क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, इसको हम खा लेते हैं, तो बॉडी में इसकी जब ब्रेक डाउन होती है, तो ब्रेक डाउन होने से हमारे साथ ये मोनोसेक्राइड्स में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं, और मोनोसेक्राइड्स हमारे साथ क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। और ग्लूकोज का मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ये हमारे साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स इसको यूज़ करती है, और हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शन हैं वो इसी एनर्जी के बेस पर क्या होती है, वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास डाइसेक्राइड्स के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। ओके, गुड। अब आ जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर की तरफ। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? हैविंग एन अल्डिहाइड ग्रुप इन ओपन चेन फॉर्म। रिड्यूसिंग शुगर जो है ये वो शुगर होते हैं जिसमें जो है जिसके ओपन चेन फॉर्म में जो है एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है। अल्डिहाइड ग्रुप क्या है? CHO। CHO ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन का जो है डबल बॉन्ड होती है ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ होता है, ठीक है। तो इसके अलावा फिर नीचे कार्बन होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे साइड पर हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। लेकिन ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप को, अल्डिहाइड क्लास को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। सही है। अच्छा जी, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या है? अ रिड्यूसिंग शुगर इज एनी शुगर दैट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ अ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप और अ फ्री कीटोन ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर ये आप किसी भी शुगर को कह सकते हैं जिसमें ये काबिलियत होती है कि वो क्या होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती हो, मतलब वो डिज़ोल्व हो सकती हो, ठीक है, वाटर में, सोल्यूशन में वो डिज़ोल्व हो सकती हो। तो ऐसे जो शुगर होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है, या इसमें जो है आपके पास फ्री कीटोन ग्रुप होते हैं। सो ये बात जो है आप लोगों ने याद रखनी है, जस्ट डिफिनीशन है इसको आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, कि रिड्यूसिंग शुगर कोई भी ऐसा शुगर जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की काबिलियत या सलाहियत रखती हो, तो ऐसे शुगर को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास तमाम मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अलोंग विद सम डाइसेक्राइड, कुछ डाइसेक्राइड्स आपके पास आ जाते हैं जिसमें आपके पास जो है लैक्टोज हो गया, ठीक है, इसके साथ सक्रोज हो गया, ठीक है, इसके साथ जो है आपके पास दूसरी कौन सी है चीज़ें, लैक्टोज हो गया, सक्रोज हो गया, और मल्टोज हो गए। ये क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर इसको जाना जाता है। ओलिगो, कुछ ऐसे हमारे साथ ओलिगोसेक्राइड्स भी इसमें आते हैं, और पॉलीसेक्राइड्स में इसमें आ जाते हैं। सही है। सो मोनोसेक्राइड्स में हमारे साथ जो रिड्यूसिंग शुगर आते हैं, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेसर अल्डिहाइड और गैलेक्टोज, ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। डाइसेक्राइड में अगर हम बात करें, तो डाइसेक्राइड में आपके पास लैक्टोज और मल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जबकि डाइसेक्राइड जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो उसमें आपके पास सक्रोज और रेहाइलोज जो है ये आते हैं। सही है। तो एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है, इस तरह से भी एग्जाम में आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो एग्जाम्पल्स ऑप्शंस में आपको दिया गया होगा सक्रोज, रिहाइलोज या मल्टोज, ठीक है। तो मल्टोज जो है ये आपके पास क्या है, डाइसेक्राइड में रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। या आपको एग्जाम्पल ऑप्शंस दिए गए होंगे ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, ग्लिसरल्डिहाइड, गैलेक्टोज। तो आपने फिर ऑल ऑफ द अबव जो है वो क्या करना होगा, पुट करना होगा, क्योंकि ये चारों आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ। ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ, ठीक है। इससे पहले हमने स्टार्ट में मोनोसेक्राइड्स के हवाले से बात की थी। मोनोसेक्राइड्स ये आपके पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो कि एक ही सिंपल शुगर से बने होते हैं और उसकी हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमने बात की डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड्स ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि दो मोनोसेक्राइड्स की यूनिट से मिलकर बनते हैं थ्रू अ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है, और कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। इसी तरह से ओलिगोसेक्राइड्स की बात करते हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स ये आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के मिलाप से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे सेक्राइड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेक्राइड्स को हम ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। ओलिगो का मतलब क्या है, ओलिगो का मतलब फ्यू से मुराद कुछ और सेक्राइड से मुराद शुगर। सो ओलिगोसेक्राइड्स ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि कुछ शुगर यूनिट्स के मिलाप से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। डिफिनीशन आपको दिया गया है कि ओलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज ऑफ अ स्मॉल नंबर लाइक टिपिकली 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स लिंक टुगेदर। जब 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इससे एक कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके पास सक्रोज आता है। सक्रोज जो है ये क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स है, विच कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बॉन्डेड टुगेदर, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड हुए होते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्डिंग की होती है और सक्रोज को बनाती हैं। तो ये आपके पास क्या है, ओलिगोसेक्राइड है। सही है, समझ आ गई इसकी। यस सर, पीछे तो हमने पढ़ा सक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है, तो अभी इधर हम तो पढ़ रहे हैं डाइसेक्राइड है, वहां पर जब दो मॉलिक्यूल, जब दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन हो जाए और इससे एक सक्रोज बन जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डाइसेक्राइड कहेंगे। यहाँ पर 2 से लेकर 10 ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जो है कंबाइन हो जाते हैं। तो 2 से लेकर 10 ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे साथ जो सक्रोज बनेगा तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। सर इधर तो आपने 3 लिखा है, 3 से 10। देखिए 3 हो या 2 हो, लेकिन 2 या 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट जो है कंबाइन हो जाए, ठीक है। या चलिए आप लोगों की आसानी के लिए 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे। समझ आ गई अब। यस सर। ओके, सर वेरी फिर गुड। अगर एमसीक्यूज आता है तो फिर उसमें हम ये इसको सक्रोज को डाइसेक्राइड में ओके करेंगे या ओलिगो में करेंगे? सिस्टर ना परेशान नहीं आएगा। अगर आपके पास एमसीक्यूज में जो है ओलिगोसेक्राइड्स के हवाले से बात हो रही हो कि ओलिगोसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट कंपोज ऑफ अ स्मॉल नंबर, मतलब 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, और फिर आपको जो है एग्जाम्पल में दिया गया हो सक्रोज, तो फिर आपने सक्रोज को टिक कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम्पल में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा, तो एमसीक्यूज में आपसे ओलिगोसेक्राइड की डिफिनीशन पूछेंगे। आपको कहेंगे कि which one of the following carbohydrate that is composed of या that is made up of 3 to 10 monosaccharides units linked together is called। तो वो हमारे पास कौन सा होंगे, वो आपके पास ओलिगोसेक्राइड्स होंगे जो कि 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बनते हैं। सही है। यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।
देखिए क्लास का फ़ायदा ये होता है कि क्लास में जो है आप लोगों को साथ साथ वो एमसीक्यूज़ भी जो है आपको बताए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप वो लेक्चर देखें जो कि मैंने यूट्यूब पर दिए हुए हैं तो उसमें मैंने इतने एक्सप्लेनेशन के साथ ये बातें नहीं की गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो क्लासेस लेने का डिसीजन लिया है तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में इसका पता चलेगा जब आप पेपर दे रहे होंगे। जी सर। सर क्लास तो आप अच्छे पढ़ाते हो, मैंने पहले भी बताया। मैंने पहले आपकी वीडियो वाइज़ वगैरह देख लेती ना मेरे। तो हम ओलिगोसेक्राइड्स के हवाले से बात कर रहे थे, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड्स के हवाले से एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो इसी तरह से सिंपल आते हैं कि आपसे पूछा गया होता है कि वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलाप से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। ओलिगो का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब फ्यू, FEW, फ्यू मतलब कुछ शुगर यूनिट्स के मिलाप से जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उसको हम ओलिगो कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में ये मतलब के हवाले से भी आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से डाई का मतलब क्या है? दो। मोनो का मतलब क्या है? एक। पोली का मतलब क्या है? मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं इसलिए डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को फिर रिवाइज़ करने के दौरान ये सारी बातें याद हो जाए और आपको याद करने में फिर ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस वजह से मैं इतनी डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे। एंड सेक्राइड से मुराद सेक्रम से लिया गया वर्ड है, निकला गया सेक्रम वर्ड से लिया गया ये क्या है? हमारे साथ एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? शुगर। सो बहुत सारे शुगर यूनिट्स के मिलाप से हमारे साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। सो पॉलीसेक्राइड्स ये हमारे साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि किस चीज़ से बनते हैं? कंपोज ऑफ मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, जो कि मल्टीपल से मुराद बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स के यूनिट से मिलकर बनते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग उन्होंने की होती है। कौन सी बॉन्डिंग? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग के ज़रिए बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स कंबाइन हुए होते हैं और इससे एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसेक्राइड कहते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास ग्लाइकोजन आता है, आपके पास सेलुलोज आते हैं, आपके पास स्टार्च आता है। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में पाया जाता है। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारी बॉडी फैट्स में, लिवर में और मसल्स में जो है वो स्टोर हो जाती है। इसी तरह से रमज़ान में जब हम भूखे रहते हैं सारा दिन तो वही जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसकी जो है ब्रेकडाउन हो रही होती है और उससे हमारी बॉडी को जो है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है पूरा दिन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है ये मसल में स्टोर्ड हुआ होता है, लिवर में स्टोर्ड हुआ होता है, फैट्स सेल्स में स्टोर्ड हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या विच वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्लास is important in is important in storing energy and play role in structure support in living organism। तो वो आपके पास क्या है? पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है। ऑप्शन आपने जो है पॉलीसेक्राइड को क्या करना है? क्लिक करना है, सही है। दे आर लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स देन मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड। ज़ाहिरी बात है
पॉलीसेक्राइड जो है ये बेशुमार मोनोसेक्राइड्स के यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा लार्जर होते हैं मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स के बनिस्बत। ठीक है, सम पॉलीसेक्राइड जैसे कि आपके पास ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, ये एनिमल्स में पाया जाता है, स्टार्च जो है ये प्लांट में पाया जाता है और ये जो है एज अ स्टोरेज के तौर पर रोल प्ले करता है, मतलब ग्लूकोज को स्टोर करके क्या करता है, उसको बॉडी में रखता है। इसी तरह से जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, वापस ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वही एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को मिलती है जो कि उस एनर्जी के बेस पर क्या करती हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। सही है। अच्छा जी, हमारे साथ जो दूसरे जो दूसरे पॉलीसेक्राइड्स आते हैं तो इसमें आपके पास सेलुलोज आ जाता है जो कि प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। काइटिन जो है ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो शेल होता है, तो वो शेल जो है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है, ये हमारे साथ पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, और इसी तरह से ये सेल और टिश्यू के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में जो है ये काइटिन क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की आप स्टूडेंट्स को? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में पहले नंबर पर जो आपके पास पॉलीसेक्राइड है तो वो क्या है, स्टार्च है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है जो कि मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जो कि ग्लूकोज यूनिट से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। इट सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइट थ्रू फूड लाइक पोटैटोज एंड ग्रेन्स। ठीक है, इसी तरह से स्टार्च जो है ये एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, एनर्जी के स्टोरेज फॉर्म में जो है ये हमारे साथ रहती है और ये ह्यूमन की जो डाइट है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि फूड में आपके पास पोटैटोज आ गए, ग्रेन्स आ गए, तो इसमें जो है स्टार्च बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह से ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ प्राइमरी स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, एनिमल्स में पाया जाता है और ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है, मेनली स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल। लिवर और मसल में ख़ास तौर पर ये ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन ये असल में ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। जब ग्लूकोज जो है स्टोर हो जाती है, ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम जब चाय बनाते हैं तो चाय के लिए जितना दूध हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं और बाकी हम उसको स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी को जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी उस टाइम के लिए उतने ग्लूकोज को यूज़ कर लेती है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है तो वो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी और उस ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी जो है या तो लिवर में रख देती है या हमारे मसल्स में रख देती है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम भूखे होते हैं, जब हमें भूख लगी हुई होती है, जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो वही जो स्टोर ग्लाइकोजन होती है वो वही मसल्स लिवर से बाहर निकल कर हमारे सेल्स उसकी ब्रेक डाउन करती है, उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और उस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करके बॉडी के जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखती है। सही है सर जी। ये हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसका ब्रेकडाउन कौन सी एंजाइम करता है सर? इसका ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोजिनेज ये हमारे साथ एक एंजाइम है जो कि क्या करती है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ग्लूकोजिनेज ये वो एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके उसको क्या करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। सही है, ठीक है सर, ये थैंक यू सर। आगे आपका एक यूनिट आने वाला है एंजाइमोलॉजी, जिसमें हम बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। उन एंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे, वो कितने पीएच पर काम करती है, कितने टेम्परेचर पर काम करती है, ठीक है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर।
भाई को इतनी मुश्किल क्वेश्चन एकदम कैसे याद आ गया? किसको? अब्दुल्ला को। अच्छा जी, सेलुलोज, सेलुलोज की तरफ आ जाते हैं। अ स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड इन प्लांट सेलुलर, सेलुलोज अभी भी हमने बात की कि ये प्लांट के सेलुलर में जो है पाई जाती है, ठीक है। प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, और इसी वजह से प्लांट के जो सेलवाल होते हैं, मतलब प्लांट का जो तना होता है, ठीक है, तो ये तना जो है ये क्या होता है, मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। तो जो लेयर होता है उसको हम सेलवाल कहते हैं। और ये सेलवाल क्या करती है, ये प्लांट के तने को क्या करती है, रिजिडिटी, सख्ती प्रोवाइड करती है, मतलब उसको सख्त बनाती है और उसको स्ट्रेंथ देती है, कुव्वत देती है, ताकत देती है, ठीक है। ह्यूमन लेक्स द एंजाइम नीडेड टू डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होता, ठीक है, लेकिन इट इज़ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जितने भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो डाइटरी फाइबर्स में जो है ये सेलुलोज जो है पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बज़ाहिर देखें, मतलब हमारे बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। जैसे कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए प्रोटीनेज एंजाइम काम करती है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोजिनेज एंजाइम कार्य करती है, लिपिड्स के लिए लाइपोज एंजाइम जो है काम करती है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करती है। इसी तरह से सेलुलोज के लिए ख़ास एंजाइम जो है हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके हवाले से ऐसा एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज इन विच ह्यूमन बॉडी देयर इज नो एंजाइम फॉर दैट कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, ठीक है। कहते हैं कि हमारे बॉडी में वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है जिसकी ब्रेकडाउन के लिए उसके एंजाइम नहीं होते, तो वो आपके पास सेलुलोज आता है, ठीक है। अच्छा जी, काइटिन प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड लाइक इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से क्रस्टेशियन हो गए। ये क्या चीज़ है, ये अब मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा इंसेक्ट है, ठीक है, या पैरासाइट है। इन द सेल वाल ऑफ फंजाई, तो काइटिन जो है ये फंजाई के सेल वाल में होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन जो है ये काइटिन से बना होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोज एमीन, ठीक है। काइटिन जो है ये एन एसिटाइल ग्लाइकोज एमीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक पॉलीसेक्राइड है। सो सिंपल बातें हैं, बस ये आप लोगों ने याद रखनी है, ज़्यादा आप लोगों को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ में जब आएंगे तो इसी तरह से एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये ही याद रखना है, बाकी एक्स्ट्रा जो है आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Polysaccharides contribute to the diverse function of carbohydrates in biological system, playing role in energy storage and structure support and cellular कम्युनिकेशन। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में हमारे साथ जो पॉलीसेक्राइड आते हैं, तो इसके अगर फंक्शंस के हवाले से हम बात करें तो ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी को स्टोरेज के तौर पर रोल प्ले करती है। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से सेल कम्युनिकेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है सेलुलर कम्युनिकेशन में। तो ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स के फंक्शन के हवाले से यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट जो है वो मेंशन किए गए हैं। अच्छा जी, बेनेडिक्ट टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, एमसीक्यूज़ में ये आपके आया हुआ है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ में ये आया हुआ है। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये हमारे साथ एक ऐसा केमिकल टेस्ट होता है जिसको करने का जो बेसिक मकसद होता है वो हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार को जो है वो जांचना होता है कि हमारे बॉडी में शुगर है या नहीं, या किसी सॉल्यूशन में शुगर है या नहीं, या शुगर कितने क्वांटिटी में है। तो इसको जानने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं। सही है।
यहाँ पर सिंपल डिफिनीशन आपको दिया गया है, कहते हैं कि द बेनेडिक्ट टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर की मौजूदगी को मालूम करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? उस टेस्ट को हम बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं। आसान है क्या नहीं? यस सर, आसान है। Okay, very good. It involves the reaction between reducing sugar and Benedict reagent, resulting in a color change from the blue to green, yellow, orange, and red, depending on the amount of reducing sugar present. अच्छा जी, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट में हम एक सोल्यूशन होता है हमारे साथ, तो उस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? बेनेडिक्ट रीजेंट जो है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम डाल देते हैं। जब हम उस बेनेडिक्ट रीजेंट्स को डाल देते हैं, ठीक है, तो उसको डालते ही अगर हमारे साथ उस सोल्यूशन में शुगर की कंपोनेंट्स पाए जाते हो, उसका मिकदार पाया जाता हो, उसके क्या कहते हैं, उसके ट्रेसेस पाए जाते हो, तो इस रीजेंट के डालने की वजह से उस सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो जितनी हमारे साथ शुगर की क्वांटिटी उस सोल्यूशन में ज़्यादा होगी, तो उसके मुताबिक उस सोल्यूशन की जो कलर है वो चेंज होंगी, या वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट होंगी, या येलो में, या ऑरेंज में, या रेड में। ये डिपेंड करती है उस सोल्यूशन में हमारे साथ जो शुगर की क्वांटिटी होती है उस पर। अगर हमारे पास शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसकी कलर कैसी होगी, अगर थोड़ी सी कम हो तो कैसी होगी, अगर थोड़ी सी और कम हो तो कैसी होगी, अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो कैसी होगी, ये आगे डायग्राम में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। This test is commonly used in biology and biochemistry to identify the presence of sugar like glucose and maltose। ठीक है, जाहिर बात है इस टेस्ट को हम बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में ही यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? किसी भी सोल्यूशन में शुगर की मिकदार को जानने के लिए कि आया इसमें शुगर जो है वो मौजूद है या नहीं, इसमें ग्लूकोज मल्टोज मौजूद है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं। सही है। बेनेडिक्ट रीजेंट हमारे साथ क्या है? बेनेडिक्ट रीजेंट्स ये हमारे साथ वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम उस सोल्यूशन में डालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आया इस सोल्यूशन में शुगर है या नहीं। ठीक है, सो बेनेडिक्ट रीजेंट को बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी कहते हैं। टाइपिकली इसमें कॉपर आ जाता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट्स आ जाता है, एंड सोडियम सिट्रेट। ये क्या है? ये आपके पास बेनेडिक्ट रिएजेंट है। रिएजेंट से मुराद सब्सटेंसेस है जिसको हम क्या करते हैं? उस सोल्यूशन में डालते हैं जिसमें हमने मालूम करना होता है कि इसमें शुगर है या नहीं। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेनेडिक्ट रीजेंट। तो ये तीनों नाम जो है आप लोगों को याद होने चाहिए कि कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, ये तीन आपके पास क्या है? बेनेडिक्ट रीजेंट है। ठीक है, जो कि हम सोल्यूशन में डालते हैं। These components work together to create complex these that react with reducing sugar in a solution। ठीक है, और यही बेनेडिक्ट रीजेंट जो है उस सोल्यूशन में शुगर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है, और इस वजह से फिर उस सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू शुगर अमाउंट। ठीक है, द रिएक्शन causes a color change from blue to green, येलो, ऑरेंज और रेड, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट। वही बात है, और यही रिएक्शन जब होती है तो इसके नतीजे में उस सोल्यूशन का जो कलर है वो क्या होता है? चेंज होता है, ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, या येलो में कन्वर्ट हो जाता है, या ऑरेंज में, या रेड में। ठीक है, दिस कलर चेंज इज यूज एज इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर लाइक ग्लूकोज एंड मल्टोज इन वेरियस बायोलॉजिकल सैंपल। और जब सोल्यूशन का कलर चेंज होता है तो कलर के चेंज होते ही हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, इस सोल्यूशन में जो है शुगर मौजूद है। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं।
जैसे कि अब आप लोग जो है ये डायग्राम देख सकते हैं। अगर आपके पास एक सोल्यूशन हो और उसमें हम बेनेडिक्ट रीजेंट्स को डाल दें, जैसे कि हमारे साथ कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, या आपके पास जो दूसरे दो रीजेंट हो गए वो हो गए, उसको हम डाल दें और डालने के बावजूद इसका कलर जो है ब्लू रहे, कोई चेंज इसमें ना आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ 0% शुगर है, इसमें कोई भी शुगर नहीं है। अगर आपके पास रिएजेंट जो है डालने के बाद आपके पास सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक इसमें क्या है, सोल्यूशन की मिकदार पाई जाती है। अगर आप किसी सोल्यूशन में बेनेटिक रीजन डाल दें और उसका कलर येलो हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 1.5 ग्राम परसेंट शुगर मॉलिक्यूल जो है इस सोल्यूशन में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर सोल्यूशन का कलर ऑरेंज टू रेड हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि 1.5 से लेकर 2 ग्राम तक इसमें शुगर पाया जाता है। लेकिन अगर सोल्यूशन का कलर अगर ब्रेक रेड हो जाए, ठीक है, डार्क रेड हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन में शुगर की जो अमाउंट है वो 2 ग्राम से ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका कलर क्या होगा, ब्रेक रेड होगा। जी नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के हवाले से अब बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैव 6 मेजर फंक्शन विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के 6 बुनियादी फंक्शन हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फंक्शन हैं उसमें पहले नंबर पर आपके पास क्या आता है। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स हैव 6 मेजर फंक्शन विद इन द बॉडी। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका वो ये है कि प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और इसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज की जो मकदार है उसको रेगुलेट करती है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होते हैं वो वहाँ से रिलीज़ होकर उसकी ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट होकर हमारी ग्लूकोज की जो कमी है उसको पूरा कर देती हैं। तो एक फंक्शन इसका ये हो गया। स्पेयरिंग द यूज़ ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी। दूसरा फंक्शन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के होते हुए हमें प्रोटीन से एनर्जी लेने की फिर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और इससे आसानी से हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी को फिर प्रोटीन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एनर्जी को हासिल करने के लिए, बल्कि कार्बोहाइड्रेट ही फिर एनर्जी के लिए काफ़ी रहती है, ठीक है। इसी तरह से एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है मेरे ख्याल में 6 ग्राम जो है क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जबकि हमारे साथ लिपिड जो है वो क्या करती है, लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है 6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से जो है 6 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन लिपिड की एक मॉलिक्यूल से जो है 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब लिपिड जो है ये हमारे साथ मोस्ट एनर्जेटिक क्या है, मॉलिक्यूल है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो कि याद होना चाहिए आपको। अच्छा जी, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट जो है ये फैटी एसिड की क्या करती है, उसकी ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। इसी तरह से बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट जो है बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में आने नहीं देती, तो उन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में, उन एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर को बनाने में, रिपेयर करने में भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इसी तरह से ये एज अ फ्लेवर और स्वीटनर के तौर पर भी जो है यूज़ होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर के तौर पर भी इसकी जो है यूज़ होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इज़ नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज़। जितने भी हमारे साथ नर्व टिश्यूज़ है तो उसके रेगुलेशन में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये हमारे साथ क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ब्रेन के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ज़ाहिरी बात है इसकी जब ब्रेक डाउन होती है इससे हमारे साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
तो एनर्जी अच्छा जी, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं जब इसकी मुकम्मल तौर पर ब्रेक डाउन होती हैं। अच्छा जी, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर हाई इन फाइबर विच हेल्प प्रिवेंट कंस्टिपेशन। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कि फाइबर में बहुत ज़्यादा होते हैं जी के, जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो कंस्टिपेशन किसे कहते हैं? आप सबको पता है, कंस्टिपेशन से मुराद कब्ज़ है, ठीक है, कब्ज़। अच्छा, मज़ीद अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के हवाले से, तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट के तौर पर रोल प्ले करती है। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर करेक्टिंग वर्क ऑफ आवर ब्रेन, हार्ट एंड नर्वस, डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम। हमारे ब्रेन, हार्ट, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम की जो फंक्शन है उसको करेक्ट करने में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करता है, एज अ स्टोरेज जो है ये काम करती है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। स्ट्रक्चर कंपोनेंट में आपके पास सेलुलोज आ जाता है जो कि प्लांट में पाया जाता है, काइटिन जो कि आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, ठीक है। राइबोज जो कि एंजाइम्स में, कोएंजाइम्स में होता है, जिसमें आपके पास एटीपी आ जाता है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसमें राइबोज पाया जाता है। एफएडी से मुराद फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड एनएडी से मुराद निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड द बैकबोन ऑफ डीएनए। और इसी तरह से आरएनए और डीएनए का ये क्या है? बैकबोन है, मतलब इससे सॉरी, आरएनए का ये क्या है? बैकबोन है। कौन? राइबोज, ठीक है। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज जो है ये डीएनए में पाया जाता है, डीएनए का कंपोनेंट है। हेपरिन इज यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग स्पेशली इन लंग्स एंड लेग, ठीक है। इसी तरह से जो हेपरिन है तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ब्लड क्लॉटिंग से बचाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि ख़ास तौर पर लंग्स और लेग्स में जो है ये होती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल फंक्शंस है जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है? हेपरिन जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में आती है? जी जी बिल्कुल। अभी तक लगाते थे, पता ही नहीं था। ये भी आता है, देखिए हेपरिन जो है ये आपके पास एक ब्लड कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। हमारे ब्लड में हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है, जिसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स है कि क्या है? यस सर। प्लेटलेट्स ही है। हाँ जी, प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स की अगर ज़्यादा मिकदार हो जाए तो इसकी वजह से फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है। अगर प्लेटलेट्स हमारे साथ नॉर्मल मिकदार में होते हैं तो वो फिर ब्लड को मतलब विदाउट नीड उसको क्लॉट होने नहीं देती, ठीक है, और ब्लड फ्लो को कंटिन्यू रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से इसका क्या है? ताल्लुक़ है। और कार्बोहाइड्रेट जो है इन सारे कामों को करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सही है सर, मतलब फिर ये जो हेपरिन है ये क्या कार्बोहाइड्रेट है? हेपरिन इज़ यूज नहीं, ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट में मेरे ख्याल में नहीं आता, लेकिन हेपरिन की जो फंक्शन है तो इस फंक्शन में कार्बोहाइड्रेट का रोल है। सर जी सर, ये एंटीकोगुलेंट नहीं है सर? एंटीकोगुलेंट है ना, बिल्कुल एंटीकोगुलेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया गया है कि ब्लड क्लॉट से ये प्रिवेंट करने में रोल प्ले करती है, या ब्लड अगर क्लॉट हुआ होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में इसको क्यों पे लिखा है? तो कार्बोहाइड्रेट हेपरिन का जो फंक्शन है तो इसका जो फंक्शन है ये कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही हो रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से ये अपना काम करती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमने बात अभी नहीं की, स्टार्ट में सबसे पहले ही हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं तो इस फंक्शंस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है या नहीं?
तो ये एनर्जी इसे बिल्कुल कौन प्रोवाइड करती है? ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। सही है। बिल्कुल, जिस तरह सर ने बता दिया कि एटीपी और स्पर्म में हमारी बॉडी में ये एनर्जी स्टोर होती है। सर हेपरीन अगर नेट से सर्च करें तो ये ग्लूकोज ही है, ये कार्बोहाइड्रेट है, स्पेशली सर ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन है ये सर, विच इज टाइप ऑफ पॉलीसाइड। हेपरीन इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डाइसैकेराइड्स हाँ बस ठीक है इंक्लूडिंग। ना, क्लियर हो गया। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट से। सही है। ठीक हो वेरी गुड, थैंक यू सो मच ठीक इस होता है। कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, वरना इसको भी फिर मुझे सर्च करना होता। अच्छा, कोई सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन है हो इस पूरे गया। यूनिट एक में? रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी।